हेलो फ्रेंड्स। व्यू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं राज कॉमिक्स के अंतर्गत मैंने मारा ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है हत्यारा कौन। ये है क्राइम कोर्ट, अद्भुत शक्ति धारक कंकाल तंत्र की अदालत जो बैठी है सुपर कमांडो ध्रुव के हत्यारे का पता लगाने के लिए और उसको परम खलनायक की उपाधि से विभूषित करने के लिए उपस्थित महाखलनायकों एवं माफिया सरदारों। मैं कंकाल तंत्र मध्यांतर के दौरान अपने सर्वज्ञानी रोबोट बायोट्रोन की बैटरी चार्ज कर चुका हूँ। महाखलनायक ध्वनिराज बोना वामन और महाखलनायक का ब्लैक बेल्ट का यह दावा कि उन्होंने ध्रुव को मारा खारिज किया जा चुका है। अब हम डॉक्टर वायरस, सम्राट चुबा, श्रीमान चंडकाल, ग्रैंड मास्टर रोबो एवं मदामा सुप्रीमा की गवाही सुनेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन। बायोट्रोन कार्रवाई शुरू करो। महाखलनायक डॉक्टर वायरस, कृपया गवाही देने के लिए पधारे। चौथी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। डॉक्टर वायरस, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? मेरे पास तो किसी को भी परलोक पहुंचाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, बैक्टीरिया द्वारा या वायरस द्वारा। सुपर कमांडो ध्रुव पर मैंने अपने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया था। दरअसल मेरा प्लान तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए था। सुपर कमांडो ध्रुव तो अपनी मौत को ढूंढता ढूंढता वहाँ तक आ गया था। मैंने राजनगर के उत्तरी भाग में एक लेबोरेटरी बनाई थी। ऊपरी तौर पर तो उस लेबोरेटरी का मकसद माइक्रोबायोलॉजिकल में नई रिसर्च करना था, लेकिन अंदर की बात तो ये थी कि वहाँ पर मैं अपने काम के लिए नए और घातक किस्म के जीवाणुओं एवं विषाणुओं का निर्माण करता था। लेबोरेटरी में प्रयोग की आड़ में मैंने चूहे खरीदने शुरू कर दिए। एक जिंदा चूहे की कीमत पर मैं 2 रुपये देता था। गरीब लोगों में चूहे पकड़ने की होड़ लग गई। लोग लाइन लगाकर चूहे बेचने आने लगे। देखते ही देखते मेरे पास हजारों चूहे इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान मैंने अपनी लेबोरेटरी में प्लेग के कीटाणु बेशुमार तादाद में बना लिए थे। आगे का काम आसान था, चूहों पर प्लेग के कीटाणुओं का स्प्रे करना और उनको शहर में छोड़ देना। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बला की तेज़ी से फैलती है। जब प्लेग अपना विकराल रूप दिखाता है तो गिरती हैं लाशें दनादन और फैलता है आतंक। मौत के डर से लोग अपनी सारी बेशकीमती चीज़ें छोड़कर उस इलाके से ही भाग निकलते हैं और पूरा इलाका ऐसे खाली हो जाता मानो मरकट का या कब्रिस्तान का दूसरा रूप हो। सोचो बायोट्रेन, उस समय कई करोड़ का माल लूटना कितना आसान होता है। घर का ताला थोड़ा और मार निकालो, पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि पुलिस वाले भी डर के मारे प्लेग ग्रस्त एरिया में नहीं आते हैं। और मेरे आदमियों को रोग लगने का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैंने उनको एंटी प्लेग की दवाइयाँ दे रखी थी। वे दवाइयाँ खाकर ही लूटने जाया करते थे। काम जल्दी करना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जल्दी सरकार इस प्लेग से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। मुझे यह भी खबर मिल चुकी थी कि राजनगर के माइक्रो बायोलॉजिकल का एक दल किसी भी वक्त प्लेगग्रस्त उत्तरी राजनगर में आ सकता है। मुझे उससे पहले ही एक दूसरी घातक बीमारी का वायरस बना लेना था, ताकि बीमारियों का यह दौर कभी ख़त्म ही ना हो। मेरे पास कई किस्म के घातक जीवाणु तैयार हो गए थे। अब मेरे प्लान का दूसरा भाग शुरू हो रहा था। ये लो, इसको पूरी राजनगर के मेन वाटर सप्लाई टैंक में मिला दो। ओके बॉस। अब बीमारी पूर्वी राजनगर में फैलेगी, वह इलाका भी खाली हो जाएगा, फिर हम पूर्वी राजनगर को लूटेंगे। तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा वायरस। घूमते घूमते ही हल्का सा घबरा गया मैं। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? यहाँ तक कैसे आ गए? जवाब आखिरी सवाल से देना शुरू करता हूँ। यहाँ आने का कारण सीधा सा है। इस पूरे इलाके में सिर्फ इसी बिल्डिंग की लाइट जल रही है और तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी बहुत पुरानी जान पहचान है। और पहले सवाल का जवाब है कि मैं डॉक्टर वर्गीस हूँ, उर्फ बर्फ मानव। मैं तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल की एक टीम लेकर आया था, पर यहाँ तो रोग फैलाने का कारण तुरंत ही पता चल गया है मुझे। घबराहट में मैं चिल्ला उठा, अरे ख़त्म कर दो इसको। मेरे आदमी ख़त्म करने का एक ही तरीका जानते थे, गोली चलाना। पर गोलियाँ उस बर्फ़ के जिस्म पर क्या असर करती? तब तक मैं एक फ्लेम थ्रोवर उठा चुका था। आग की एक लपक पड़ी बर्फ़ मानव की तरफ। अभी मैं तेरे बर्फीले बदन को उबलते पानी में बदल कर नाली में बहा दूंगा। आग अगर बर्फ़ को पानी में बदल सकती है तो वायरस तो पानी भी आग को बुझा सकती है। अब तू अपनी सांसें बचाने की सोच। उफ, तोड़ डालो इसके बर्फ़ के बदन को, फिर देखता हूँ कि ये कैसे बचता है। मेरे आदमी चारों तरफ से बर्फ़ मानव पर टूट पड़े थे और बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगे थे। वर्गीस के पूरे शरीर में दरारें पड़ चुकी थीं। 5-4 वारों के अंदर ही वर्गीस का पूरा बदन टुकड़े टुकड़े हो जाना था, लेकिन वे 4-5 वार चलने का मौका ही नहीं मिला। ना जाने कहाँ से वहाँ पर वह शैतान का अवतार आदम का था, जिसका नाम था सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ मैं। अब तुम पूछोगे कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो दवाइयों से भरा एक ट्रक लेकर उत्तरी राजनगर में आया था,
क्योंकि कोई भी ड्राइवर यहाँ आने को तैयार ही नहीं था। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात तुम्हारे कुछ आदमियों से हो गई। वे लोग गहनों, पैसों और बेशकीमती चीज़ों से भरा ट्रक लेकर कहीं जा रहे थे। बस मैं उनसे जरा जान पहचान करने रुक गया और जान पहचान करने के बाद उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम और पता बता दिया। बस फिर मैं यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारी मजाज फूसी करता ही जाऊँ। अब इनको बड़े जेल खाने की सैर करा दी जाए। क्या ख्याल है डॉक्टर वर्गीस? अति उत्तम ख्याल है ध्रुव। दोनों मुझे असहाय समझकर मेरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मैं उतना असहाय नहीं था। ये घातक वायरस तुमको मुझ तक पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिरा देंगे। तुम्हारे वायरस मेरी बर्फ़ की दीवार को पार नहीं कर सकते हैं डॉक्टर। कोई भी जीवाणु इतनी ठंड में मर जाता है। ये वायरस नहीं है वर्गीस, ठंड का इन पर कोई असर नहीं होता है। यह सच कह रहा ध्रुव। ये वायरस तो बर्फ़ की दीवार के पार आ रहे हैं। लेकिन तभी एक आश्चर्य हुआ। इन दुष्ट विषाणुओं का शीत का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अग्नि इनको झुलसा कर राख कर देगी। वह उगलती भट्टी जो भी था, ध्रुव उसको जानता था। सामरी, तुम यहाँ पर कैसे? एक मुश्किल सुलझाने ध्रुव दरअसल एक चील, एक आधा खाया हुआ चूहा हमारी घाटी में गिरा गई और उसके संपर्क में आते ही हमारे 2 नागरिक बीमार पड़ गए। हमने उनको ठीक करने की जी तोड़ कोशिश की, मगर वे अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उसके तुरंत बाद ही कुछ और नागरिक भी बीमार पड़ गए। तब मुझे रोग का कारण पता करने के लिए निकलना पड़ा और चील के आने की दिशा से मुझे यह आभास हो गया कि चील इसी नगर की तरफ से आई थी। बस मैं इस रोग की दवाई की खोज में यहाँ तक आ गया। पूरे क्षेत्र में सिर्फ इसी इमारत के इर्द गिर्द चहल पहल थी और यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। वाह, लगता है किसी सर्कस कंपनी का शो चल रहा है। एक बर्फ़ फेंकता है, एक आग फेंकता है और एक कलाबाज है। लेकिन अब यह शो ख़त्म होने का समय आ गया है। इन दोनों विषाणुओं का विषण तुम तीनों को एक साथ मौत का इनाम देगा। 2 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों के सभी अंगों को लकवा मार जाएगा और फिर तुम लोग मेरी आंखों के सामने मेरे ठटाकों के बीच एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरोगे। मेरे वायरस का मिश्रण सचमुच महाघातक था, क्योंकि उस मिश्रण पर ना तो गर्मी का असर होता है और ना ही ठंड का। सामरी नाम का वह दैत्य भपक उठा। मैं तुझे इन जीवाणुओं को स्वयं ही नष्ट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसके त्रिशूल से निकली एक सर्पाकार लपट मुझे हवा में उठाकर नाचने लगी और उस नष्ट कर इन जीवाणुओं को दुष्ट, वरना मेरी ज्वाला तुझे नष्ट कर देगी। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और उसकी ज्वाला भी गायब हो रही थी। मेरा मिशन असर दिखाने लगा था। यही मौका था अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का। ख़त्म कर दो इन्हें, इन तीनों को जल्दी करो। मेरे आदमी तीनों की तरफ लपके, लेकिन तभी एक आकृति हिली। आश्चर्यचकित रह गया मैं। गजब की इच्छा शक्ति थी सुपर कमांडो ध्रुव में। मेरे वायरस मिक्सचर के असर से उसके अंग अकड़ चुके थे, लेकिन तब भी वह मेरे आदमियों पर कहर की तरह टूट रहा था और उनको प्लेग के मरीजों की तरह ज़मीन पर गिरा रहा था। पर क्यों, मैं कारण नहीं समझ पा रहा था। मेरे आदमियों को हराने के बाद भी उसकी मौत निश्चित थी। बदन बुखार से तप रहा था। अगले ही पल मैं उसकी इस हरकत का कारण समझ गया था। वह यह देख रहा था कि वे वायरस मुझ पर या मेरे आदमियों पर असर नहीं कर रहे हैं। वह इसका कारण पता करना चाहता था और वह कारण उसने ढूंढ ही निकाला था। इसका कारण था हमारी जेबों में रखी रेडियम से भरी पारदर्शिक शीशियाँ। रेडियम से निकली रेडियो एक्टिव किरणें उन वायरसों को हमारे पास पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देती थी। गजब की फुर्ती से उसने सभी की जेबों से शीशियाँ निकालकर ज़मीन पर पटक दी और उनसे निकली रेडियो एक्टिव किरणें उन तीनों के शरीर में समाये वायरसों को तेज़ी से नष्ट करने लगी। मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान मेरे वायरस मिक्स के चर के हमले से कैसे बच सकता है। लेकिन मैंने भी अपना सबसे भयंकर अस्त्र बचा कर रखा था। मेरा इंफ्रा अल्ट्रा एनालाइजर बटन दबाते ही इंफ्रा अल्ट्रा किरणों ने दूसरे कमरे को भर दिया था और फिर पूरे कमरे में भर गए थे मेरे बचे हुए वायरस। वे वायरस जो हवा में मौजूद थे मेरी एनालाइजर किरणों को स्पर्श पाते ही आकार बदलने लगे थे। इतने बड़े आकार के वायरसों पर रेडियम की एक्टिव किरणों के बेअसर थी और सामरी की ज्वाला एवं बर्फ मानव की शीत किरणें भी। मेरा वायरल मिक्सचर अजय था। परेशानी एक ही थी, इतने बड़े आकार के वायरसों से मैं भी नहीं बच सकता था, वरना मैं वहाँ पर रुककर उन तीनों की मौत का तमाशा जरूर देखता। बाहर निकलकर मैंने लेबोरेटरी का एकमात्र दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लैब से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर निकलते ही मुझको नज़दीक आती पुलिस के सायरन सुनाई दिए। शायद ध्रुव के द्वारा पकड़े गए मेरे आदमियों ने पुलिस को मेरी लैब का पता बता दिया था, इसलिए मैं वहाँ पर रुककर उन तीनों की लाशें देख नहीं पाया। पर इतना तो पक्का था कि वे मेरे वायरसों के हमले से बच नहीं सकते थे। बचने का रास्ता था ही नहीं। बस ऐसे ही ध्रुव मारा गया और उसके साथ साथ सामरी और वर्गीस भी मारे गए। गेहूं के साथ साथ खून भी पिस गया। यानी आपने ध्रुव की लाश को नहीं देखा? अरे लाश को देखने की क्या ज़रूरत थी? उसको तो तुम उसी वक्त से लाश समझ लो।
उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम तो सर्वज्ञानी हो, तुम ही बताओ वे कैसे बच सकते थे। मैं तो शायद आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन उसका जवाब आपको सामरी एवं डॉक्टर वर्गीस उर्फ बर्फ मानव दे सकते हैं। पर ये कैसे बच गए? ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव 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 है ये। सुपर कमांडो उस शख्सियत का नाम है वायरस, जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। और यह उसी का दिमाग था जो हम तीनों यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। तुम्हारे वायरस से बचना सचमुच असंभव था। इनको रोकना असंभव है, पर इन पर शीतलहरों का कोई असर नहीं हो रहा है। तुम सच कहते हो बर्फ मानो, मेरी ज्वाला भी इन पर बेअसर है और यह हमारे शरीर को ढकते ही जा रहे हैं। हमारी सारी उम्मीदें साथ छोड़ चुकी थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी ध्रुव का दिमाग सजग था। एक ही रास्ता, सिर्फ एक रास्ता, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम फॉर्चूनर इंजेक्शन से इन जीवाणुओं को ख़त्म कर सकते हैं। पाश्चर, यह क्या होता है? ध्रुव ठीक कह रहा है सामरी। जीवाणु को नष्ट करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जिस वस्तु से जीवाणु को नष्ट करना होता है उसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर एकाएक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर देते हैं। इससे सारे जीवाणु मर जाते हैं। पैकेट में आने वाले दूध को इसी प्रक्रिया से जीवाणु रहित किया जाता है। वाह, मैं ज्वाला से इस कक्ष का तापमान बढ़ा देता हूँ। इस दौरान मेरी ज्वाला भी उस तापमान से तुम लोगों की रक्षा करेगी और फिर तुम कक्ष का तापमान एकाएक गिरा देना। हमने वैसा ही किया और सामने नतीजा भी वही आया जो हमने सोचा हुआ था। सारे वायरस देखते ही देखते ख़त्म हो गए थे। हमारे बाहर आने तक डॉक्टर वायरस भाग चुका था। उसके बाद हम वापस अपने रास्ते चल दिए। ध्रुव का उसके बाद क्या हुआ यह हमको नहीं पता, पर इतना स्पष्ट है कि सुपर कमांडो ध्रुव को डॉक्टर वायरस ने नहीं मारा है। यह स्पष्ट है। अब मैं इन दोनों के मस्तिष्क से यहाँ का घटनाक्रम साफ कर देता हूँ। इनको वापस भेज देता हूँ। डॉक्टर वायरस, तुम अग्नि द्वार के पार जाकर इंतजार करो, तब तक मैं अगली गवाही सुनूंगा। बायोट्रॉन, अगले महाखलनायक को गवाही के लिए उपस्थित करो। महाखलनायक चुंबक सम्राट चुंबा, महाखलनायक चुंबा सम्राट चुंबा, कृपया गवाही देने पधारे। और क्राइम कोर्ट में एक अनोखी बात हो गई। नहीं नहीं, मुझे गवाही नहीं देनी है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। क्या हुआ चुंबा सम्राट चुंबा? मैंने ध्रुव को नहीं मारा कंकाल दादाजी, मैं तो यूँ यहाँ पर किस्मत आजमाने चला आया था। मैं झूठी गवाही देने आया था, पर आपका रोबोट बायोट्रॉन तो कोई भी गलती तुरंत पकड़ लेता है। गलती ना हो तो गवाहों को चुटकियों में यहाँ पर बुला लेता है। मैं गलती मानता हूँ, कान पकड़ता हूँ, मुझे जाने दो। उफ, यह खलनायक होकर ऐसी बचकनी हरकतें क्यों कर रहा है बायोट्रॉन? यह घबरा गया है स्वामी, आतंकित हो गया है। इसके बाद भी मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल इसको मैं अपने व्यक्तिगत कारागार में भेज देता हूँ। तुम अगले गवाह को बुलाओ। बायोट्रॉन, महाखलनायक श्रीमान राक्षस चंडकाल, कृपया गवाही देने पधारे। 5वीं गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान चंडकाल, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? ये सवाल अगर तुम मुझसे पहले ही पूछ लेते तो बाकी लोगों से पूछने की परेशानी से बच जाते, क्योंकि मेरी गवाही के बाद किसी की गवाही सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हो गया सो उसे बदला नहीं जा सकता। श्रीमान चंडकाल, अब आप हमारी गलती सुधार दीजिए। मैं यानी मेरा शरीर सौर नगरी में कैद था, लेकिन मुझे कैद में रख पाना असंभव था। मैं आखिर वहाँ से बाहर निकला। वैसे मैंने अपनी सैकड़ों साल की ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार शिकस्त खाई है। एक बार और शिकस्त खाते खाते बचा था। तीनों बार यह सिर्फ एक ही शख्स के कारण हुआ था, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। कहीं पर कुछ कमी जरूर थी, वरना राक्षस जाति के आखिरी वंशज को मत दे पाना खेल नहीं था। राक्षसों के राज्य को पूरी दुनिया पर फैलाने का मेरा सपना अब तक अधूरा था। अब एक ही रास्ता शेष था, राक्षस गुरु घना राक्षस की शरण में जाने का। लेकिन राक्षस गुरु घना राक्षस को मेरी मौत मंजूर नहीं थी। बोलो चंडकाल, तुमको हमारी आवश्यकता क्यों आ पड़ी है? राक्षस गुरु, धना राक्षस की जय। मैं राक्षस गुरु को अपनी समस्या बताता चला गया। हे धना राक्षस, अगर इसी पल आपके दर्शन नहीं हुए तो पृथ्वी पर मौजूद आखिरी राक्षस चंडकाल का शरीर आपके चरणों में लौटता नजर आएगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। इस तरह मात खाकर जीने का कोई मतलब नहीं था। मेरी गर्दन पर फंसता धंसने लगा, लहू की धार नीचे गिरने लगी थी। तुम्हारी बार बार हार का कारण सिर्फ एक ही है पुत्र चंडकाल, ध्रुव के अंत में मौजूद सत्य एवं न्याय। जब तक ये शक्तियाँ उसके साथ है, हमारी दुष्ट शक्तियाँ उस पर विजय नहीं पा सकती हैं, और बगैर उसको रास्ते से हटाए तुम पृथ्वी पर राक्षस राज्य कभी कायम नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह, कई ग्रहों पर राक्षस राज सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि वहाँ पर सत्य और न्याय नहीं है। मुझे ध्रुव पर विजय पाने का रास्ता बताइए गुरुदेव। ध्रुव पर विजय पाने के लिए तुमको अपने अंदर कुछ सत्य एवं न्याय की शक्तियों को सोखना होगा। सत्य और न्याय, वह भी मेरे अंदर सोच कर ही उल्टी आती गुरुदेव। कोई और रास्ता नहीं है। नहीं वत्स, यह काम तुमको करना ही होगा, तभी तुम ध्रुव के बराबर हो पाओगे। ये सत्य और न्याय की शक्तियाँ मैं सोखूंगा कैसे? इस पृथ्वी पर
कुछ ऐसे सत्यनिष्ठ प्राणी हैं जिनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम उन अद्भुत शक्तियों को खींचोगे और उन शक्तियों के साथ साथ सत्य और न्याय की शक्तियाँ भी तुम्हारे अंदर खिंचाएंगी। वे अद्भुत शक्ति वाले प्राणी कौन है गुरुदेव? कई हैं। एक तंत्र विशेषज्ञ कन्या है लोरी, और वानराज हनुमान के वंशज यतियों का गुरु सकालतलु। कुछ ऐसे और भी हैं। मैं तुमको वह सिद्धि देता हूँ जिससे तुम इनकी शक्तियाँ सूखोगे। विजयी भव पुत्र। अब मुझे वह रास्ता मिल गया था जो मुझे कामयाबी की मंजिल पर पहुंचा सकता। सत्य और न्याय की शक्तियाँ अपने अंदर सोखने के ख्याल से ही गिन आ रही थी मुझे, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने शक्तियाँ सोखनी शुरू कर दी। उफ, यह क्या हो रहा है? मुझे एकदम से क्यों कमजोरी महसूस हो रही है? उफ, मैं ध्रुव की मौत का कारण बनूंगी। उफ, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वह लड़की बड़बड़ाती हुई लड़खड़ाती हुई नीचे आ गिरी। उफ, मुझे कोई मानसिक शक्तियाँ भेज रहा है और मुझे मानसिक संकेत मिल रहे हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग ध्रुव को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि उसकी शक्तियों को मैंने सोख लिया था। गुरु घना राक्षस का कहना सच था। मैं अपने आप को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अब बारी थी यतियों के गुरु सक्तालु की। तुम शीघ्र यतिराज बनने वाले हो कुमार जिंगालू। उसके लिए तुमको अभी से कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम है, उफ, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ खिंच रही है, पर यह कैसे संभव हो सकता है? गुरुदेव जिगालू, कोई दुष्ट मेरी शक्तियाँ खींच रहा है, उसको रोको। बिजालू, भंगीरा, गुरुदेव को संभालो, मैं उस रहस्यमय चक्रवात का पीछा करता हूँ। इस वक्त मेरे अंदर जो शक्तियाँ दौड़ रही थी उसके सामने जिगालू की शक्तियाँ तिनका भी नहीं थी। लेकिन अभी मुझे और भी कई लोगों की शक्तियाँ सोखनी थी। वह बंदर मेरे पास आ रहा है, लेकिन मेरी और उसकी मुठभेड़ एक बार हो चुकी थी। मैं उसकी शक्तियाँ जानता था और उसके बाद मुझे निपटना था ध्रुव से। बोलो नताशा, क्या लोगी? और इस बार वह मुझसे जीत नहीं सकता था, क्योंकि अब मेरे पास दुनिया को तबाह कर सकने वाली शक्तियाँ थी। लिखी एक मलाई कोफ्ता और एक, ओह माय गॉड ध्रुव, देखो ये क्या है? अरे, यह आदमी एकाएक राक्षस बन गया है। मैंने एक किरण को इससे टकराते हुए देखा था। बचो ध्रुव, बचने का सवाल ही कहाँ था। मैंने उस आदमी को राक्षस बनने के साथ साथ उसमें अमानवीय शक्तियाँ भी भर दी थी। उफ, मेरे वारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ध्रुव ठीक कह रहा था। एक राक्षस पर एक मानव के वारों का क्या असर होना था? वह ध्रुव को उसी पल खत्म कर डालता। मगर वह लड़की नताशा उसकी मदद को ना आई होती तो वह लड़की भी जरूर एक अनुभवी योद्धा लग रही थी, क्योंकि एक सधे हुए वार से टेबलू नामक नाइफ राक्षस के दिल में जा घुसा। लेकिन हाँ, अरे, दिल में चाकू खाकर भी यह जिंदा है। ध्रुव, यह प्राणी खतरनाक है, इसको रोकने का नहीं, ख़त्म करने का रास्ता सोचो। यह एक आदमी है नताशा। अगर किसी ने इसको चमत्कारिक तरीके से दैत्य के रूप में बदल दिया है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ध्रुव का तर्क अपनी जगह पर सही था और नताशा का तर्क अपनी जगह पर। कई बार बेकसूर ही मरना पड़ता है ध्रुव। इस रूप में यह किसी की हत्या भी कर सकता है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार हम होंगे। उफ, बताओ मैं क्या करूं? मैं इसकी जान नहीं ले सकता हूं। तुम सिर्फ इसको किचन की तरफ धकेलने की कोशिश करो, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। ध्रुव मेरी किरणों द्वारा बनाए गए दैत्य से उलझ गया था और वह लड़की किचन की तरफ भागी। लेकिन ऐसे जुझारू इंसान के पास तो मौत भी धीरे धीरे आती है। डर डर कर लाख को देखकर अधिकतर मानवों का दिल धड़कना बंद कर दे। जिस दैत्य में अमानवीय शक्तियाँ हों, जिसको हराना असंभव हो, जिसके दिल में चाकू धस चुका हो, फिर भी वह जिंदा खड़ा हो, ऐसी बला के साथ उलझा हुआ वह जाबाज ध्रुव। पल भर के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि काश ऐसा योद्धा राक्षस जाति में पैदा हुआ तो राक्षस बगैर किसी प्रयास के पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेते। पल भर के लिए मैं अपनी जानी दुश्मन की तारीफ कर बैठा, लेकिन फिर जैसे ही मैं नींद से जागा, ध्रुव दैत्य को किचन के दरवाजे तक ले आया। वाह ध्रुव, इसको किचन के अंदर धकेलो, जल्दी करो जल्दी। ध्रुव थक चुका था, लेकिन फिर भी उसके वार में इतनी ताकत थी कि वह उस दैत्य को उछालकर किचन के अंदर फेंक दी। उसी पल नताशा ने माचिस की एक तिल्ली को जलाया। उससे पूरी माचिस में आग लग गई और उसको किचन के अंदर फेंक दिया उस लड़की ने। रोशनी के धमाके से मेरी आंखें तक चुंधिया गई थी। मैं पल भर में समझ गया कि क्या हुआ होगा। नताशा ने किचन के सारे गैस सिलेंडर को खोल कर दिया होगा और उस गैस ने आग पकड़ते ही किचन को नरक का छोटा रूप बना दिया होगा। दैत्य को राख में बदलते 1 मिनट भी नहीं लगी होगी। हम जीत गए ध्रुव, यह जीत नहीं हार है नताशा। हमको एक आदमी की जान लेनी पड़ी है। वह जान तुमने नहीं, मैंने लिया ध्रुव, और वह जरूरी भी था। ध्रुव, वह देखो, अरे अरे, लावा, जमीन से लावे की फुहार निकल रही है। कैसे? यह जरूर किसी शैतान का काम है, उसी का जिसने वेटर को दैत्य बना दिया था। आओ देखते हैं। बाकी लोग लावे की उस फुहार से दूर भाग रहे थे, लेकिन वे दोनों उस लावे की तरफ लपक रहे थे। ध्रुव देखो, लावे के बीच में कोई खड़ा है। उफ, ये तो चंडकाल है। हाँ, चंडकाल, यानी
तेरा काल सुपरम कमांडो ध्रुव। अब मैं समझा, यह सब शैतानी लीला तुम्हारी थी। यह तो शुरुआत थी बच्चे। अब तू चंडकाल की नई शक्तियों को एक से बढ़कर एक नमूना देखता जा। कमाल की इच्छा शक्ति थी ध्रुव में। मुझे तो मेरे मायावी कवच ने लावे की गर्मी से बचाया हुआ था। वह लावे की भीषण गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था, यह मेरी समझ से बाहर की बात थी। वह किसी भी पल मेरी तरफ लपक सकता था और अपनी भीषण शक्तियों के बावजूद भी मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसके चारों तरफ लावे के फुवारे उबलने लगे थे, पर उसमें गजब की फुर्ती थी। एक भी शोला उसे छू नहीं पाया था। मुझे अपनी चाल को बदलना पड़ा। मेरे एक इशारे पर आग के शोले भीषण रूप में धर कर नाच उठे थे। ध्रुव की यही लीला समाप्त करने का वक्त आ गया था, लेकिन तभी खुद मेरे बदन हवा में उड़ता हुआ लावे में उबलते गोतों में आ गिरा। वह लड़की नताशा ध्रुव की जान खतरे में देखकर अपनी जान को ही दांव पर लगा बैठी थी। पल भर के लिए मेरा दिमाग भी चकरा गया और दिमाग की चकराते ही मेरे मायावी कवच की परत भी पतली होने लगी। अगर मैंने तुरंत ही संभल कर अपने कवच की परत को मोटा न कर दिया होता तो मेरा शरीर भी उस लावे का हिस्सा बनकर रह जाता। पल भर के लिए वे दोनों खुश हो गए होंगे। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सिर्फ बदन में थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है। तुम्हारा दुश्मन चंडकाल खत्म हो गया ध्रुव। उसके खत्म होते ही लावा का झरना भी खत्म हो रहा है। नताशा, मुझे मारने का अरमान अपने दिल में लिए लिए तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। लावे के एक भीषण शैतान से बच पाना असंभव था, लेकिन वह उन दोनों तक पहुंचने से पहले ही हवा में गुम हो गया था और एक अद्भुत तांत्रिक यंत्र में समा गया था जिसको पकड़े हुए थी। लोरी, तुम यहाँ पर कैसे? बाद में बताऊंगी। वह तो खैर हुई कि राजनगर की फ्लाइट मुझे तुरंत ही मिल गई। मुझे आभास हो रहा था कि मेरी मानसिक शक्तियाँ इसी दुष्ट ने चुराई है, पर मानसिक शक्तियाँ ना होने के बावजूद भी मैं इस दुष्ट के मंत्रों को काटने वाले तांत्रिक यंत्र बना सकती हूँ, जैसे कि है प्रिज्म पिरामिड। इसके अंदर रखा मंत्रित रुद्राक्ष तेरे हर वार को विफल कर देगा। तू मेरा वार रोक सकती है लड़की, तो अब मैं वार नहीं करूँगा, वार करेगा मेरा गुलाम। मेरी महान शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। वह लड़की लोरी ठीक कह रही थी। उस मंत्रित रुद्राक्ष में सचमुच मेरे वारों को काट सकने की क्षमता थी, पर मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार था। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, मेरा हुक्म मानो। पांचों तत्वों आपस में मिलो, महाप्रेत की रचना करो। पलक झपकते ही पांचों तत्व आपस में मिल गए थे और पांचों तत्वों से बनी एक भयावह आकृति खड़ी हो गई थी। अब मैं उसमें अपनी दुष्टता के साथ साथ सत्य और न्याय का भी अंश डालता हूँ। मैं फूंकता हूँ इसमें प्राण। इसके अंदर भी वही शक्ति हैं जो तुम लोगों के अंदर है, सत्य और न्याय की। इस पर अपना वार चला सकती हैं तो चला लड़की, नहीं तो ये तुम पर वार करेगा। उफ ध्रुव, इस पर मेरा तंत्र ज्ञान बेकार है। इसको अगर कोई रोक सकता है तो वो हो सिर्फ तुम। लेकिन कैसे लोरी? मेरे वार तो इसको पता ही नहीं चल रहे हैं। वार कैसे पता चलते? महाप्रेत का पूरा शरीर वज्र से भी ज़्यादा कठोर था और उसमें अमानवीय शक्तियाँ थी। यह तो उन तीनों की फुर्ती थी। वे उस वार से बच गए, वरना कार उन तीनों को अपने नीचे पीस डालती। भागो ध्रुव, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? ना जाने क्यों मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर भी ध्रुव भाग नहीं रहा था। वह उसका इंतजार कर रहा था। महाप्रेत कार के मलबे तक पहुंच चुका था। तब मुझे समझ में ही आया कि ध्रुव भाग क्यों नहीं रहा है। उसकी एक ठोकर से लावे का दहकता शोला कार से बहकर निकलते पेट्रोल में जा गिरा और एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। आसपास की इमारतों के शीशे तक चटक गए थे, लेकिन उफ, इसके बदन पर तो खरोच तक नहीं ध्रुव। अब क्या होगा? महाप्रेत के हाथ उन तीरों की तरफ लपके और उनको मुट्ठी में दबाकर पीस ही डालते अगर एक और अड़चन रास्ते में आना गई होती। जिगालू, यह सब क्या हो रहा है? पहले लोरी और अब तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गए? उफ, तो तू यहाँ तक आ ही गया है अंदर। मेरा चक्रवात तुझे भटका नहीं पाया है, तो वो चक्रवात तेरा भेजा हुआ था दुष्ट, यानी तूने गुरु शक्तालु की शक्तियाँ चुराई है। तेरे चक्रवात ने मुझे भटका दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर ध्रुव से सलाह लेने आया था। लेकिन यहाँ पर मेरी सारी मुश्किलें एक साथ आसान हो गई है। ला मेरे गुरु की शक्तियाँ वापस कर। बंदर का वार भीषण था और मेरी शक्तियाँ महाप्रेत का निर्माण करने में क्षीण हो गई थी। वे चारों मिलकर मुझे मार ही डालते अगर महाप्रेत फिर खड़ा ना हुआ होता। दो भीमकाय पहाड़ आपस में टकरा रहे थे। एक बार महाप्रेत असावधान था और जिगालू ने उस पर वार करके अपने आप को उसका दुश्मन साबित कर दिया था। हर वार के साथ साथ चिंगारियाँ हवा में उड़ रही थी, लेकिन महाप्रेत में ना चोट का एहसास था और ना दर्द का। लेकिन ये दोनों असहाय जिगालू में मौजूद थे। इस पर मेरे वार किसी का असर नहीं हो रहा है। इसको हरा पाना असंभव। ध्रुव, जिगालू महाप्रेत के सामने टिक नहीं सका, लेकिन महाप्रेत भी जिगालू की जान नहीं ले सकता था। ध्रुव ने एक बार फिर अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उस महाप्रेत का ध्यान फिर से अपने मुख्य दुश्मन की तरफ खिंच गया था। भागो ध्रुव,
जिससे जिगालू नहीं जीत पाया उससे हम क्या जीत पाएंगे। भागना समस्या का हल नहीं नताशा। हर मजबूत चीज़ में एक कमज़ोर दरार होती है, इसमें भी होगी वह। अचानक ध्रुव की आंखें चमक उठी थी। समझ गया, इसके माथे पर चमकता गोला यही इसकी कमजोरी का स्थान है। जब मैंने इसके माथे पर पत्थर फेंका था तो इसने उसको हाथ बढ़ाकर बचाया था, जबकि बाकी वारों पर इसका ध्यान तक नहीं गया था। मुझे उस गोले तक पहुंचाकर उस पर वार करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। मैं समझ गई ध्रुव, यह पंच तत्वों से मिलकर बना प्राणी है और वह प्रकाश पुंज उन पांचों तत्वों का संधि केंद्र है। उस पर सीधा वार करने से पांचों तत्वों के बीच का बंधन टूटकर बिखर जाएगा और ये प्राणी समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ, वह लड़की लोरी महान तंत्र ज्ञाता थी। उसने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला था, लेकिन उस प्रकाश पुंज पर वार करने का नतीजा वह नहीं जानती थी। इतनी चपलता, इतनी फुर्ती, इतना अदम्य साहस मैंने अपनी सैकड़ों वर्षों की जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ध्रुव का शरीर कभी लहराता, कभी उछलता, कभी झूलता वह महाप्रेत के मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा था। महाप्रेत की उसको रोक पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ध्रुव उसकी पकड़ में आ ही नहीं रहा था। अब ध्रुव का निशाना उसकी पहुंच के अंदर था। पल भर के लिए ध्रुव भी ठिठक गया। शायद वह प्रकाश पुंज पर वार करने का परिणाम सोच रहा था, लेकिन फिर उसका बदन हवा में लहराया और जूते का प्रकाश पुंज पर एक तेज प्रहार हुआ, एक बहुत तेज प्रहार। और जैसे पल भर के लिए रात में सूर्य निकल आया हो। लोरी का सोचना सही था। संधि के अंदर पर प्रहार करने से बंधन टूट गया। महाप्रेत के पांचों तत्व अलग अलग हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ चार और शरीरों के भी पांचों तत्व अलग अलग हो गए थे। जिगालू के, लोरी के और नताशा के और सुपर कमांडो ध्रुव के। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। अदालत में मौजूद सभी व्यक्ति भय से सिर उठे थे, सिवाय कंकाल तंत्र और मशीनी रोबोट बायोट्रॉन के। आप महान खलनायक है श्रीमान चंडकाल, हम आपकी शौर्य गाथा से सहमत हैं। अड़चन सिर्फ एक ही है, ध्रुव के अलावा आपने जिन 3 अन्य प्राणियों को विखंडित किया है वे अभी तक जीवित हैं। स्वामी कंकाल तंत्र, जरा उनको यहाँ पर बुलाइए। ये कैसे संभव हो सकता है? यह संभव है। ये तीनों यहाँ पर गवाही की हैसियत से आए हैं और इस वक्त ये स्वामी कंकाल तंत्र के सम्मोहन में हैं। इनको यहाँ आने के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इस महासम्मोहन की अवस्था में ये सिर्फ सच कहेंगे। श्रीमान जिगालू, आपके मस्तिष्क में स्वामी कंकाल तंत्र ने श्रीमान चंडकाल का पूरा बयान भर दिया है। अब इस घटना को कृपया विस्तार से सुनाएं। चंडकाल का कहना सच है, हम उसके शरीर महाप्रेत के साथ विखंडित हो गए थे, पर महाप्रेत के विखंडित होने से पहले गुरु सक्तालू की शक्तियाँ भी आज़ाद हो गई थी। वे शक्तियाँ उनके पास पहुँचते ही वे सारा वृत्तांत जान गए और चूँकि हमारा विखंडन प्राकृतिक नहीं था, इसलिए अपनी शक्तियों के द्वारा वे हम चारों के शरीर को वापस जोड़ने में सफल हो गए थे। वहाँ से विदा होने के बाद मैं ध्रुव से नहीं मिला। उसके बाद ध्रुव का क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। धन्यवाद श्रीमान जिगालू, अब आप इनको वापस भेज सकते हैं। श्रीमान कंकाल तंत्र अपनी शक्तियों के द्वारा नताशा, जिगालू और लोरी को वापस भेज दिया था। आपका बयान सही भी था श्रीमान कंकाल तंत्र और गलत भी। आपने सुपर कमांडो ध्रुव को मारा भी और नहीं भी। भाग्य ने आपके साथ अन्याय किया है, परंतु हमारे दिल में आपके लिए एक विशेष सम्मान पैदा हो गया है। आप हमारी विशेष आराम गृह में विश्राम करें। बाकी गवाही सुनने के बाद हम आपसे कई बातें करेंगे। अवश्य कंकाल तंत्र, अगर हम साथ मिल जाएं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे कदम चूमेगा। कंकाल चंडकाल के जाने के बाद बायोट्रॉन, अगले खलनायक को शीघ्र बुलाओ। वहाँ खलनायक ग्रैंड मास्टर रोबो कृपया गवाही देने पधारे। छठी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान ग्रैंड मास्टर रोबो, कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा। सवाल खत्म होते रोबो के गले से एक ठठाका बोल उठा, हा 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 हा। मेरे सवाल में कोई गलती रह गई थी क्या श्रीमान रोबो? ओह हा हा, नहीं बायोट्रॉन, दरअसल मैं बहुत देर से अपनी सांसें रोके हुए था। तुम यही सवाल दूसरे विलेनों से बार बार करते जा रहे थे और बदले में एक के से बढ़कर एक गप्पे सुनते जा रहे थे, जबकि सच्चाई सिर्फ यह है कि सुपर कमांडो ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों मरा है। हम आपकी कथा सुनने को उत्सुक है श्रीमान रोबो। मेरी कहानी बड़ी सीधी सादी सी है, क्योंकि वह एक सच्चाई है, कोई लच्छेदार कप नहीं है। सुपर कमांडो ध्रुव का सबसे पुराना दुश्मन हूँ मैं, ग्रैंड मास्टर रोबो, दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी। मैंने ध्रुव से 3 बार मुठभेड़ हुई है और इन मुठभेड़ों में मुझे बर्बादी के कगार तक ला खड़ा किया है। मेरा संगठन छिन भिन्न हो गया है, मेरे कई आदमी पकड़े गए हैं। कुछ ध्रुव के डर से मेरा संगठन छोड़ गए हैं। संगठन को दोबारा बनाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं व्यापारी बन गया, अवैध हथियारों का व्यापारी। मेरे हथियार किराए पर चलते हैं। अफगानिस्तान के गोरिल्ला संगठन को मैंने हथियार सप्लाई किया है। उनका काम खत्म होने पर मेरे हथियार पंजाब चले गए, वहाँ से कश्मीर, फिर ना जाने कहाँ का।
श्रीलंका के गोरिल्ला को भी मैंने कई बार हथियार किराए पर दिए हैं। इसमें डबल फ़ायदा था, एक तो मेरे हथियार मेरे पास वापस आ जाते थे और साथ ही साथ आ जाती थी उनकी किराए की एक मोटी रकम। मेरे पास पैसों का एक बड़ा अंबार जमा हुआ। श्रीमान रोबो, हम आपके व्यापार का हिसाब किताब जानने के इच्छुक नहीं हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा। मैं भी यहाँ पर बकवास करने नहीं आया हूँ। मेरा यह सब बताने का एक कारण है। वह कारण यह समझाना है कि ध्रुव की तरफ से खतरा होने के बावजूद भी मैंने राजनगर को ही अपना मुख्य अड्डा क्यों बनाया। दरअसल मेरा धंधा इसी इलाके में ही फलता फूलता है। राजनगर इस पूरे क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र है। इसी राजनगर का ही मुझे मुख्य अड्डा बनाना पड़ा। गड़बड़ एक मामूली सी बात से शुरू हुई। एक दिन मेरा गोलियों से एक बड़ा कंसाइनमेंट गोनी बीच से मेरे गोदाम पर आ रहा था। कहने को तो वह एक आकृति ही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में सुनसान सड़क पर खड़ी एक आकृति को चमका दिया, लेकिन मेरे ड्राइवर के लिए वह भूत से ज़्यादा खतरनाक थी। सुपर कमांडो ध्रुव, किसी तरह पता चल गया था इस गाड़ी में अवैध हथियार है, पर वह एक भी गलती कर गया था। उसने गाड़ी को एक संकरी सड़क पर रोकने की कोशिश की। अगल बगल बचने की कोई जगह नहीं थी। भय से कांपते ड्राइवर के पैर एक्सीलेटर पर फर्श तक दब चुके थे। एक टक्कर से ध्रुव के चिथड़े उड़ जाने थे, पर शायद ध्रुव को अपनी मौत की भी जल्दी थी। उसके हाथ भी एक्सीलेटर पर थम चुके थे। दो गाड़ियाँ चंद फुट के फासले पर थी। ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। अब वह सुरक्षित था। इस टक्कर से अगर किसी का नुकसान होना था तो वह था सुपर कमांडो ध्रुव का। मतलब अगर टक्कर हो पाती तो। भय से कांपते ड्राइवर के चेहरे पर फैली मुस्कान कितनी जल्दी वापस सिमट गई होगी, इसका अंदाज़ा मैं बिना बताए लगा सकता हूँ। भय से कांपते उसके पैर एक्सीलेटर को और तेज़ी से दबाने लगे, पर वह पहले ही पूरा दबा हुआ था। इसके बावजूद भी ध्रुव इतनी तेज़ी से उसके पीछे आ रहा था मानो गाड़ी खड़ी हुई हो। इतनी तेज़ी से आते हुए भी उसने एक ईंट उठा ली थी। सदे हुए निशानी से वह ईंट पहियों और गाड़ी की बॉडी के बीच में फंसी। पल भर के लिए वह पहिया जाम हो चुका था और गाड़ी लहराकर बगल की दीवार से जा टकराई। ध्रुव भी तेज रफ्तार से आती अपनी मोटरसाइकिल को रोक नहीं पाया और मोटरसाइकिल भी टकरा कर नीचे गिर गई थी और मेरे आदमी को भागने का मौका मिल गया था। उसने सबसे बड़ी मूर्खता यह करी कि वह अपने अड्डे की तरफ भागा। उसका अड्डा यानी मेरा गोदाम। बीच बीच में वह पीछे मुड़कर देखता भी जा रहा था। वह गोदाम में एक झटके से अंदर घुसा। गोदाम के ठीक नीचे अपने अंडरग्राउंड अड्डे में बैठा मैं क्लोज सर्किट टीवी पर उसकी शक्ल देखते ही समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। भय से कांपते हुए वह सारा घटना बयान करता चला गया और हर शब्द के साथ मेरे दिमाग में शोले उभरते चले गए थे। मेरी क्रोध भरी आवाज़ से हर शख्स के साथ साथ गोदाम का कोना कोना कांप उठा था। वह तुम्हारे पीछे लगा होगा मूर्ख, और अब तक वह आता ही होगा। अगर वह जिंदा वापस गया तो समझो तुम सब मारे गए। मेरी आवाज़ की गूंज खत्म होते ही एक और आवाज़ वातावरण में उभरी, दरवाजा खुलने की चरमराहट की आवाज़। गोदाम की बत्तियां तुरंत बुझा दी गई थी और उसके बाद वह नजर आई एक प्रभावशाली आकृति। सुपर कमांडो ध्रुव मेरी मात तक आ पहुंचा था। मेरे आदमी अलग अलग जगहों पर छिपे बैठे थे, घात लगाए, ध्रुव पर हमला करने को तैयार। उस टक की आवाज़ के साथ ही गोदाम में कहर टूट पड़ा। शायद चाकू आने की दिशा ने ध्रुव को पहले आदमी का पता बता दिया था। मेरे आदमी अपनी मूर्खता में ध्रुव पर हमला करते जा रहे थे और हर बार ध्रुव को अपने दुश्मन के छिपने की जगह बताता जा रहा था। मैं चाहकर भी अपने आदमियों को कोई सलाह नहीं दे पा रहा था। मैंने अपने आदमियों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब मेरा धड़ा फूटने ही वाला था। मैं खुद बाहर निकलकर ध्रुव का सामना करने की सोच ही रहा था, तभी एक आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। बोलो, तुमने अपने आदमियों को कहाँ पर छुपा रखा है? कौन सा आदमी? अरे बदमाशों, आप तो सुपर कमांडो ध्रुव हो। बड़ी गलती हो गई जी, इसी अंधेरे में आपको पहचान नहीं पाए। वह आदमी किधर गया? कौन सा आदमी जी? अरे गोविंद, इधर देख, वो कौन है? अरे ये तो कोई चोर लगता है, हमारे गोदाम का आदमी नहीं है। ओह, यानी ये मुझसे बचने के लिए यहाँ पर आकर छिप गया था। ओहो जी, पर आप इसके पीछे कैसे लग गए? ये अवैध गोली से भरी एक गाड़ी लेकर भाग रहा था। एक गोली ना जाने कैसे गाड़ी से गिर गई। एक कुत्ते ने उसे उठाकर मुझ तक पहुँचाया और इस गाड़ी का हुलिया भी बताया। बस वहीं से मैं इसके पीछे लगा। आप जानवर से बात कर लेते हो, कमाल है जी। इसको ले जाओ साहब जी। ऐसी मार मारना कि स्मगलिंग करना ही भूल जाए। मेरे आदमी गोविंद ने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया। उसने पूरी स्थिति को बखूबी संभाल लिया था। ध्रुव ड्राइवर को अपने साथ ले गया। मैं जानता था कि मेरा ड्राइवर अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, लेकिन फिर भी मैंने गोदाम को अगले दिन ही वहाँ से हटाने का इरादा कर लिया था। मेरा निर्णय एकदम सही था। अगले दिन अखबार के ध्रुव का पूरा कारनामा छपा था और उसमें मेरे गोदाम का भी जिक्र था।
और उसी रात को हमने उस गोदाम को खाली करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। कल तूने बहुत अच्छा नाटक किया गोविंद, तुझे उसका भरपूर इनाम मिलेगा। बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है बॉस। अगर मौका मिलता तो अमिताभ बच्चन की भी छुट्टी कर देता मैं। ठीक है, अभी चलकर ट्रक में जल्दी जल्दी माल लदवा। सारा काम अंधेरे में ही हो रहा था। गोविंद माल लदवाने के लिए बढ़ने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी आहट ने हम सबको खामोश कर दिया। ट्रक के पीछे से एक परछाई हिली और चांद की रोशनी में एक पीली और नीली पोशाक चमक उठी। ध्रुव को पहले ही दिन शक हो गया था, इसलिए वह दोबारा गोदाम की छानबीन करने आया था। मेरे पास भी छिपने का मौका नहीं था। हमारा आमना सामना हो गया, पर ना जाने क्यों मुझे देखकर ध्रुव घबरा सा गया। ग्रैंड मास्टर रोबो सुनो। उसके बाद मैंने उसको एक पल की भी मोहलत नहीं दी। मेरी लेजर आई चमक उठी और ध्रुव का सिर अपने धड़ से अलग हो गया था। वातावरण जलते मांस की बू से भर गया था, लेकिन उस बू का मुकाबला सारी दुनिया के इत्र मिलकर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह सुपर कमांडर ध्रुव के मरने की खुशबू थी। ध्रुव की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। मर गया था ध्रुव, मैंने मारा था ध्रुव को। ध्रुव की लाश को वहीं छोड़कर हम वहाँ से निकल लिए। जाने से पहले मैंने गोदाम में अपने रहने के सारे सबूतों को मिटा दिया था। फिर मैं अगले दिन की धमाकेदार खबर का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहीं पर कोई खबर नहीं थी, ना अखबार में, ना रेडियो पर, ना टीवी पर। खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया था। ध्रुव की मौत की खबर को पुलिस वाले गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी यह खबर अपराधियों के बीच में फैल गई और हर अपराधी ध्रुव को मारने का दावा करने लगा, जबकि सच्चाई मैंने सबके सामने बयां की है। सुपर कमांडर ध्रुव को मैंने मारा है ध्रुव को। आपकी कथा में कोई गलती नहीं है श्रीमान रोबो, पर आपकी कथा का कोई गवाह भी नहीं है। आपकी कथा की सत्यता को परखा कैसे जा सकता है? मैं मूर्ख नहीं हूँ बायोट्रॉन। ध्रुव की लाश को गोदाम में छोड़कर जाने से पहले मैंने उसकी बेल्ट उतार ली थी। वह स्टार बेल्ट मेरे पास है और वही मेरी कहानी का सबूत है। वाह, क्या आप बेल्ट हमें दिखाने का कष्ट करेंगे? ऐसा सबूत मैं साथ लिए नहीं घूमता हूँ बायोट्रॉन। वह बेल्ट मेरे अड्डे के एक सुपर स्ट्रोक लॉकर में सुरक्षित रखी है। आप जाकर वह बेल्ट ले आए ग्रैंड मास्टर रोबो। हम देखने और परखने के बाद ही हम फैसला ले करेंगे। मैं अभी आता हूँ। अपना दावा साबित करने के लिए मैं वापस आऊँगा। अग्निदवार ने रोबो को तुरंत अपने अड्डे तक पहुँचा दिया। क्या गप्पे सुनने को मिली है? चांद की सतह पर मारा, सांप सीढ़ी के खेल पर मारा, डायनामाइट से उड़ा दिया, ध्रुव का शरीर विखंडित कर दिया। लेकिन मैं तो जानता ही था कि ध्रुव को मैंने मारा है और यह रहा मेरा सबूत। सुपर कमांडर ध्रुव की बेल्ट। वाह, अब तुम यह बेल्ट अपने आप को मेरे हवाले कर दो ध्रुव के हत्यारे। कंकाल तंत्र, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ गड़बड़ लगती है। कौन हो तुम? मैं धनंजय हूँ ग्रैंड मास्टर रोबो, स्वर्ण नगरी का धनंजय। वही स्वर्ण नगरी जिस पर जब तुमने हमला किया था तब मैंने और ध्रुव ने तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया था, और ये सब ध्रुव के हत्यारे को पकड़ने का नाटक था। आह, तुम सभी इस नाटक के दर्शक भी थे और पात्र भी। उफ, यानी बाकी सब विलेन कहाँ है धनंजय? तुमने उनको कहाँ पर भेज दिया? हर खलनायक अपनी सही जगह पर जा चुका है। ध्वनिराज, पूना वोमन, ब्लैक बेल्ट, डॉक्टर वाइस, चुबा सभी पुलिस हिरासत में है और चंडकाल स्वर्ण नगरी में है। और अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे या फिर मुझे अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग करने पर तुम मजबूर करोगे? धोखेबाज हो तुम। मैं तुझे भी ध्रुव जैसी मौत दूंगा, जलाकर खाक कर दूंगा मैं तुझे। बेकार की चेष्टाएं मत करो रोबो। तुम्हारा कोई भी वार मेरी ऊर्जा कवच को भेद नहीं सकता है, लेकिन तुम मेरे एक मामूली के वार को झेल नहीं पाओगे। आह, मैं तेरे ऊर्जा कवच को नहीं भेज सकता, पर तू भी एक गलती कर रहा है। तेरे जूते धातु के हैं और यह फर्श भी धातु का बना है, और तेरे जूतों और फर्श के बीच में कोई ऊर्जा कवच नहीं है। अब अगर तू 400 वोल्ट का करंट झेल सकता है तो झेल। झटका सचमुच भयंकर था। धनंजय का अंग थरथरा उठा था और फिर उसका दिमाग बेहोशी के सैलाब में डूबता चला गया था, और साथ ही साथ उसका ऊर्जा कवच भी लुप्त होने लगा था। अब मैं तुझे भी ध्रुव के पास भेज दूंगा धनंजय, लेकिन उससे पहले कि रोबो की लेजर किरण धनंजय के शरीर में सुराख कर पाती। ओह बायोट्रॉन, अब तू अपने स्वामी की रक्षा करेगा। अब मैं तेरे धातु के शरीर के परतों को प्याज की तरह छीलूंगा। बायोट्रेन ने लेजर किरणों से बचने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन रोबो ने तेरे जैसे कई रोबोटों को बचपन में ही तोड़ डाला है। बल्कि उसके मशीनी हाथ खुद ही अपने आप को फाड़ने लगे, परते दर परते उखड़ने लगी। रोबो की एकलौती आंख फैलती चली गई, सांस नाक में ही रुक कर रह गई थी, आवाज़ गले में ही घुट गई थी। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक देख रहा था वह। ध्रुव, तुम बायोट्रॉन थे, तुम जिंदा कैसे हो? असंभव, मैंने तो तुमको मार डाला था, तुम बच कैसे गए हो? सोचो, तुमको ठीक से हत्या करनी तक नहीं आती है रोबो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा, सारे अपराधियों को एक साथ धोखा दिया है तुमने। लालच करोगे तो धोखा खाओगे ही। पूरी दुनिया पर राज करने की लालच ने ही तुम लोगों को इस हालत में पहुँचाया है।
पहली बार तो शायद कहीं गलती रह गई, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी ध्रुव। तुम लेजर किरणों से अपने अड्डे को तबाह कर लोगे रोबो। मुझे तो तुम छू भी नहीं पाओगे। सच कहता है तू बच सकता है, लेकिन ये बेहोश धनंजय नहीं बच सकता है। अब अगर तू हिला तो मैं एक लेज़र ब्लास्ट से इसकी खोपड़ी को उड़ा दूंगा। ध्रुव के पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हाँ, रुक गया। दोस्त के पीछे अपनी जान खतरे में डालना तो तेरी पुरानी आदत है। ले ये दो हथकड़ियाँ, एक अपने हाथ में डाल और दूसरी अपने पैरों में डाल, ठीक से हाथों को पीछे करके। हाँ वाह, अब मैं तेरा, बल्कि तू मेरा कैदी है। पैरों में बांध। अब अपनी मौत से बचकर दिखा तू लड़के। ध्रुव का शरीर तेजी से जमीन पर आ गिरा। वो लुढ़कता हुआ उसका शरीर कक्ष से बाहर निकल गया। हाँ हाँ, भाग रहा है, भाग कर कहाँ तक जाएगा तू। अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है रोबो। मैं रोबो को धनंजय से दूर ले आया हूँ। रुक क्यों रहे हो रोबो, वार करो, ख़त्म कर दो मुझे। झुंझलाए रोबो की आंखें चमक उठी और ध्रुव के पैर आज़ाद हो गए थे। अगले ब्लास्ट ने ध्रुव के हाथों को भी आज़ाद कर दिया था। रोबो मुझ पर लेज़र किरणों से वार कर रहा था। ये लेज़र किरणें प्रकाश किरणों का ही घातक रूप होती है और इनको भी प्रकाश किरणों की तरह परावर्तित किया जा सकता है। इनको परावर्तित करने का काम मेरी हथकड़ियों की चमकती हुई सतह करेगी, और अगर मैं इन किरणों को सही कोण पर परावर्तित कर सकूँ तो मेरा बचाव भी मेरा हमला बन जाएगा। ओह, मेरी लेज़र किरणों ने ही मेरी लेज़र आई को नष्ट कर डाला है। मेरा सबसे बड़ा हथियार नष्ट हो गया है। अब तुम्हारा जबड़ा भी नष्ट होने वाला। ध्रुव के बेरहम वारों ने रोबो को ज़मीन पर लपटका था। अरे तुमने तो बगैर मेरी मदद के ही अपने हथियार को पकड़ लिया ध्रुव। लेकिन ये सब क्या चक्कर था ध्रुव, तुमने पूरी बात अब तक मुझे नहीं बताई। रोबो की कहानी एकदम सच्ची थी धनंजय, लेकिन इसने ध्रुव के रूप में एक दूसरी लड़की टोनी मैलकॉम को मारा है। उसकी शिनाख्त मैंने उसकी पोशाक पर लगे टेलर के लेवल के जरिए की थी। उसका पता ढूंढकर मैं उसके रहने के स्थान पर गया। वह अकेला रहता था। मुझे वहाँ पर उसके हाथ की लिखी डायरी मिली। उसमें उसने सारी बातों को साफ साफ लिखा था। दरअसल वह मेरा खास प्रशंसक था। वह मेरे जैसा ही क्राइम फाइटर बनना चाहता था। उसने मेरी जैसी पोशाक भी सिलवा रखी थी। अखबारों में मेरे कारनामों के स्थान को पढ़कर वह अगले दिन उसी जगह पर छिप कर जाता था और मेरी ही तरह नकल करने की कोशिश करता था। ऐसे ही वह ग्रैंड मास्टर रोबो से टकरा गया। रोबो अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं देख पाया और उसने टोनी मैलकॉम को ध्रुव समझकर उसका खात्मा कर दिया। मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि टोनी को किसने मारा है, लेकिन उसके शरीर पर मेरी पोशाक से वह स्पष्ट था कि उसको मेरे खास दुश्मन ने मारा है। बस फिर क्या था, मैंने अपने मरने की खबर फैला दी और तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियों की मदद से क्राइम कोर्ट बिठा दी। मैं जानता था कि टोनी मैलकॉम की हत्या का सही ब्यौरा सिर्फ असली हत्यारे को ही पता होगा और ग्रैंड मास्टर रोबो ही निकला वह हत्यारा। सुप्रीमा की गवाही सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तुम्हारी स्कीम सचमुच कमाल की थी ध्रुव, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी कई माफिया बॉस और सुप्रीमो का उनको सही ठिकानों पर पहुंचाना है। फिर देर कैसी धनंजय, आओ चले। और फिर राजनगर में, भारत में, दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है और इस खुशखबरी के साथ यह कहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।